हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीकों के घरों व खानों को प्रयोग में लाए जाने वाले टॉपिक्स के बारे में। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आपके CTET के पेपर में यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आप लोगों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोग ये क्लास जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से आप लोगों के 3 से 4 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। हम उतनी ही बताते हैं जितना यहाँ से आने की संभावना होती है। तो अगर आप लोगों का पेपर नहीं हुआ है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए और अपने साथी मित्रों के पास में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग घरों व उनके कई प्रकारों के बारे में बात करने वाले हैं। वह विभिन्न राज्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले भोजन या खानों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। आज का पहला है असम के मकान। अब असम में कैसे मकान होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है, हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो याद रखिएगा, जो असम के मकान होते हैं वो लगभग ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। जो घर होते हैं ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक लड़की जो है वो अपने घर से बाहर जाने के लिए बांस के रास्ते का प्रयोग कर रही है। तो ये कहाँ पे होता है? ये असम में देखने को मिलता है। अब बात करेंगे मनाली के घरों के बारे में। लिखा हुआ है, मनाली एक पहाड़ी इलाका है। तो सभी को पता होगा जो मनाली है वो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है। हमारे यहाँ भी बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली में क्या होता है? बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। यहाँ पे जो मकान होते हैं ये पत्थर, इनकी छतों पे पत्थर या लकड़ी लगी होती है, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे लेह के मकान के बारे में। लिखा हुआ है, लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। जो लेह होता है वहाँ पे नीचे के जो घर होते हैं उनके घरों में खिड़कियाँ नहीं होती। जो नीचे की मंजिल होती है उनमें खिड़की एक भी नहीं देखने को मिलेगी आपको। आगे लिखा हुआ है, छत को मजबूत करने हेतु पेड़ के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। जो इनकी छतें होती हैं इनको मजबूत करने के लिए पेड़ के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। छतें समतल होती हैं। जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं, जैसा कि यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे होंगे। सारी जो छतें हैं ये सारी छतें समतल होती हैं। क्यों होती हैं? आगे बात करेंगे इसके बारे में। आगे लिखा हुआ है, लेह के मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो लेह के मकान होते हैं उनमें छत जो होती है वह घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में फल सब्जी जो होती हैं वो छतों पर सुखाई जाती हैं, क्योंकि ये सब्जी और जो फल होते हैं ये ठंडक में नहीं मिलते हैं। याद रखिएगा, जो लेह के मकान की छतें होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि फल और सब्जियों को छतों पर सुखाया जाता है और वो सब्जी ठंडक में नहीं मिलती हैं। आगे लिखा हुआ है, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी छत ठंडक से बचाती है। जो लेह के घर होते हैं उसमें मोटी मोटी जो दीवारें होती हैं और लकड़ी की फर्श होती है और लकड़ी की ही क्या होती है? छत भी होती है, जो ठंडक से बचाती है। और नीचे की मंजिल में उनमें खिड़कियाँ भी नहीं होती हैं जहाँ से हवा वगैरह जा सके। तो ये थी बात लेह के बारे में। अब बात करेंगे हम राजस्थान के मकान के बारे में। लिखा हुआ है, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान जो है सभी को पता होगा, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और गर्मी भी खूब पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये लोग जो है मिट्टी के घर बनाते हैं और उन्हीं में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। जो घरों की दीवारें होती हैं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अगर इमेज में आप लोग, तो ये घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो राजस्थान के मकान होते हैं यह मिट्टी के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं। और ये दीवारें जो होती हैं ये बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को जो गोबर वगैरह होता है उससे लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। आगे लिखा हुआ है, छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। जो इनकी छतें होती हैं आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इन पे कटीली झाड़ियाँ पड़ी रहती हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कश्मीर के घर, यानी कश्मीर के मकान। लिखा हुआ है, कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। जो कश्मीर में शिकारा होता है वह घूमने हेतु, ये शिकारा हो गया, इसको घूमने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। और जो हाउस बोट होती है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे, ये
टूरिस्ट हेतु रहने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। लिखा हुआ है हाउस बोट 80 फुट लंबी व 8 से 9 फुट चौड़ी होती है। जो हाउस बोट होती है, ये आपके सामने जो हाउस बोट है ये 80 फुट लंबी होती है व 8 से 9 फुट चौड़ी होती है। आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सही से आप लोगों को विजुअल हो रहा होगा अगर तो कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। शिकारा क्या आता है, ये शिकारा इधर साइड में बना हुआ है, ये है शिकारा, इसको घूमने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। और हाउस बोट जो होती है उसमें जो टूरिस्ट होते हैं वो इसमें रहते हैं। ठीक है, तो हाउस बोट की लंबाई कितनी होती है, 80 फुट होती है और चौड़ाई 8 से 9 फुट होती है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है डल लेक व झेलम नदी दोनों श्रीनगर में हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि डल लेक कहाँ पे है, तो याद रखिएगा डल लेक और झेलम नदी जो हैं ये दोनों श्रीनगर में स्थित हैं। आगे लिखा हुआ है हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है। जो हाउस बोट होती हैं उनमें खास तरीके की डिजाइन बनी होती है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, जिसे ख़त्म बंद डिजाइन बोलते हैं। आगे पॉइंट में लिखा हुआ है कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। जो कश्मीर होता है वहाँ पे जो मकान की खिड़कियाँ होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, ये बाहर की ओर निकली होती हैं और इन्हें डब बोला जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली के मकान। लिखा हुआ है दिल्ली भारत की राजधानी है। तो सभी को पता होगा जो दिल्ली है वह भारत की राजधानी है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें और ऊंचे मकान होते हैं। तो सभी को पता होगा जो दिल्ली है वहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें और ऊंचे मकान होते हैं। तो कॉमन सी बात है, जो जितनी सिटी होते हैं वहाँ पर भी ऊंचे ऊंचे मकान और ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में आपके ये जो है दिल्ली की बात कही गई थी, इसीलिए हम लोगों ने दिल्ली के मकान को यहाँ पे लिया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे बकरवाल जनजाति के बारे में। ये लोग कौन होते हैं, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो घर बना हुआ है लकड़ी व मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। ये बकरियां चराते हैं। जो बकरवाल लोग होते हैं ये बकरियां चराते हैं, इसीलिए इनको बकरवाल जनजाति या बकरवाल लोग कहा जाता है, जो लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स कुछ और हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। लिखा हुआ है गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। जहाँ पे गोबर से ज़मीन की पुताई या लिपाई की जाती है उसमें ज़मीन में कीड़ा नहीं लगता है, यानी कीड़े से बचने के लिए ज़मीन को गोबर से लिपा या पोता जाता है। आगे लिखा हुआ है सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर में स्थित है। याद रखिएगा जो सोहना गांव है वह दिल्ली के बीच गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। जो डेरा गाजी खान है ये एक जगह का नाम है जो पाकिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा यहाँ से एक बार क्वेश्चन आपका बन चुका है। डेरा गाजी खान पूछा गया था कि डेरा गाजी खान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो पाकिस्तान में है डेरा गाजी खान। नेक्स्ट है बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं। तो सभी को पता होगा जो बर्फ़ होती है वहाँ पे इग्लू के मकान या बर्फ़ की जो सिल्ली टाइप की होती हैं, जो छोटे छोटे पीस होते हैं, उनके मकान बनाए जाते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में बने हुए हैं। इनको बर्फ़ की सिल्लियों से रख के बनाया जाता है और इसको फिर बाद में जो इसके बीच में शांख या दरार बच जाती है उसमें भी बर्फ़ को भर दिया जाता है, जिससे अंदर की जो गर्म हवा होती है वो बाहर क्रॉस नहीं हो पाती है और अंदर गर्मी उत्पन्न होती रहती है। और इसके हर मोहरे पे, हर दरवाजे के पास में एक चिराग लगा दिया जाता है, जिससे इन जानवरों से इनकी रक्षा होती रहती है। अब हम बात करेंगे भारत के विभिन्न राज्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले भोजनों के बारे में। यहाँ से आप लोगों का 1 से 2 नंबर देखने को पेपर में मिल रहा है। तो पहला पॉइंट है पकाने के तरीके। पकाने के कौन कौन से तरीके हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, उनको देखते हैं। लिखा हुआ है भूनकर, उबालकर, तलकर व सेंककर। यानी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 4 तरीके ही पकाने के बताए गए हैं। कौन कौन से, भूनकर, उबालकर, तलकर और सेंककर। चलिए आगे देखते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें अलग हैं, जो चीज़ें एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है कचनार के फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है। जो कचनार होता है उसके फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यूपी में कचनार के फूल की सब्जी, ये आप लोगों के सामने कचनार के फूल हैं, इनकी सब्जी, और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं।
ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे देखते हैं, हम बात करेंगे असम के बारे में। लिखा हुआ है बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है। जो बोरा है यह कश्मीर में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है जिसे बिहू त्यौहार में बनाया जाता है। खासकर इसको क्या किया जाता है, इसको बिहू त्यौहार में बनाया जाता है। याद रखिएगा, बोरा ये वाला बोरा नहीं जो बना हुआ है, ठीक है। बोरा चावल की एक किस्म होती है जिसे बिहू त्यौहार में बनाया जाता है। नेक्स्ट है गोवा तथा कश्मीर के बारे में। लिखा हुआ है गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में तला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे मैच कर लीजिएगा, गोवा में मछली को नारियल के तेल में तथा कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में तला जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे NCERT की जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। तो याद रखिएगा, जो कश्मीर है वहाँ पे सरसों के तेल में बनी मछलियाँ खाई जाती हैं। आगे लिखा हुआ है एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे ये तो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछलियाँ हैं, स्वाद तो अलग होगा ही। तो यहाँ पे दो जगह की बात की गई है, गोवा और कश्मीर में। तो याद रखिएगा, गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई मछलियाँ तथा कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछलियाँ खाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात। लिखा हुआ है गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी वाले चावल, ये एक में ही है, चटनी वाले चावल, मिठाई व नींबू वाले चावल भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे और ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा कि गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी वाले चावल, नींबू वाले चावल व मिठाई हैं। आगे लिखा हुआ है वलसाड़ स्टेशन गुजरात में है। कहाँ पे है? वलसाड़ स्टेशन गुजरात में है। वहाँ पे लोग जो बेचने वाले होते हैं वहाँ पे अधिकतर बटाटा वड़ा, पूड़ी साग बेचते हुए आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, वलसाड़ स्टेशन पर जो बेचने वाले लोग होते हैं वो लोग बटाटा वड़ा व पूड़ी साग बेचते हुए अधिकतर वहाँ पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट है केरल। केरल के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है केरल में नारियल के पेड़ होते हैं व चावल की खेती भी होती है। तो क्या होता है, केरल में नारियल के पेड़ व चावल की खेती की जाती है। केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत कम ही लोगों ने बताया होगा, जो केले के फूल की सब्जी होती है वह केरल में खाई जाती है। लिखा हुआ है मैं केरल में रहता हूँ। जो बच्चा है टॉम्स, ये बोल रहा है कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं। वो चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाता है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जो टेपियोका आता है इसका दूसरा नाम कप्पा भी बोलता है। इसको कप्पा भी बोला जाता है। टेपियोका को कप्पा भी बोला जाता है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि केरल में नारियल डली हुई करी और उसके साथ में टेपियोका को खाने में प्रयोग में लिया जाता है। क्या? टेपियोका और नारियल डली हुई करी को खाने के प्रयोग में लिया जाता है। और इसी के साथ में केले के फूल की सब्जी भी केरल में खाई जाती है। तो केरल के बारे में पॉइंट्स याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक दो बार बन चुका है अब तक पेपर में, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हांगकांग। तो सभी को पता ही होगा क्योंकि ये CTET का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से हर बार पेपर में क्वेश्चन एक बना ही बना है। तो चलिए इसको देखते हैं। लिखा हुआ है हांगकांग में सांप लिखा हुआ है हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। याद रखिएगा, जो हांगकांग है वहाँ पे सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। लिखा हुआ है मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। लीचेन है ये अपने बारे में बता रही है। तो याद रखिएगा कि हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। या फिर पूछ लिया जाए आपसे कि लिंग हू फेन किस देश में खाया जाता है, तो हांगकांग में खाया जाता है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सांप का व्यंजन जो हांगकांग में खाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे लिंग हू फेन कहते हैं। तो इसको कई तरीके से घुमा फिरा के पेपर में पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको हर तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है पौधों का खाया जाने वाला भाग। अब हम बात करेंगे पौधे के खाए जाने वाले भागों के बारे में। पहला है पत्ती। पत्ती हम किन किन चीज़ों की खाते हैं, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है अरबी, धनिया, पत्ता गोभी, पालक व कड़ी पत्ता जो होते हैं उनको हम लोग पत्ती के रूप में खाने के प्रयोग में लेते हैं। दूसरा है फूल, सहजन,
केला और कचनार के फूल हम लोग खाने के रूप में लेते हैं। जो कली है, लौंग को हम लोग खाने के प्रयोग में लेते हैं। जड़ कौन कौन सी हैं? मूली, गाजर, चुकंदर, ये सारी जड़ें हैं, इनको हम लोग खाने के प्रयोग में लेते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सी जड़ें हैं, कौन सी पत्ती हैं और कौन सी फूल हैं, वह कौन सी कली हैं। आप लोग इनको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। नेक्स्ट है पौधे का खाए जाने वाले भाग के बारे में कुछ और बातें की गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। तना कौन कौन से होते हैं? अदरक, आलू, प्याज, कलम ककड़ी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें तना हैं जिनको हम लोग खाने के प्रयोग में लेते हैं। बीज कौन कौन से होते हैं? सरसों, गेहूँ, धान, बाजरा और चना, ये सारे जो हैं, ये सारे बीज हैं जिनको हम लोग खाने के प्रयोग में लेते हैं। छाल कौन सी होती है? दालचीनी होती है। फली कौन सी होती है? मटर और सहजन, ये फली होती हैं जिनको हम लोग खाते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो झूम खेती है उसके बारे में, क्योंकि वहाँ से आपका क्वेश्चन बनना है। तो झूम खेती को एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ है, झूम खेती करने का एक तरीका होता है जो पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। लॉटरी द्वारा ज़मीन देने की प्रथा मिजोरम में है। कहाँ पे है? जो झूम खेती होती है वह मिजोरम में की जाती है, और लॉटरी द्वारा ज़मीन देने की प्रथा जो है वह भी मिजोरम में है, जिसे झूम खेती भी कहते। तो जो झूम खेती होती है उसे लॉटरी द्वारा दिया जाता है। जिसकी लॉटरी में जितनी ज़मीन या जितनी जगह होती है उसको उतनी जगह खेती करने के लिए दी जाती है। आगे बात करेंगे झूम खेती के बारे में। लिखा हुआ झूम खेती में एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल हेतु आराम करने हेतु छोड़ देते हैं। क्या होता है? ज़मीन को कुछ साल के लिए आराम करने हेतु छोड़ देते हैं ताकि ज़मीन की उर्वरक शक्ति फिर से बढ़ सके। वहाँ पे लगातार खेती नहीं की जाती है। एक साल खेती करने के बाद में उसको कुछ साल के लिए फिर से छोड़ दिया जाता है, जिससे उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। आगे लिखा हुआ है, इस जगह पर जो बाँस या जंगल उगाते हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं। जो इस जगह पे बाँस व झाड़ियाँ उगाती हैं या जंगल जो उगाता है उसको उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला दिया जाता है। देख लीजिए, आप इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि उसको उखाड़ा नहीं जाता है, उसको गिरा दिया जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है, जिससे इसकी जो राख होती है उससे भी ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, जो खाद के रूप में इसको मिलती है। आगे लिखा हुआ है, फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेती में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल आदि बोए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो झूम खेती होती है इसमें ज़मीन को बहुत हल्के से ही जुताई की जाती है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि ज़मीन को हल्के से हिलाकर उसमें बीज को छिड़क दिया जाता है। और एक ही खेती में कई तरीके के बीज छिड़के जाते हैं, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल आदि चीज़ों को एक ही खेती में छिड़क दिया जाता है। तो इसके बारे में ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है CTET के पेपर में। यहाँ से आप लोगों को कम से कम 3 से 4 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, ये आप लोग बात याद रखिएगा। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स CTET का पेपर देने जा रहे हैं उनके पास एक बार शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।